जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छा ही होंगे आप लोग। तो चलिए आज वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पिछली वीडियो हमने देखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और इस वीडियो हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो चलिए, नया टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्यों जरूरी है पढ़ना? क्या है दैनिक जीवन में इसका उपयोग? क्यों पढ़ते हैं हम? इन सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। और चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, डिफिनेशन और इसके नियम, और प्रकाश का अपवर्तन कैसे काम करता है ये भी हम सीखेंगे कि प्रकाश का जो अपवर्तन है वो कैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो कैसे विचलित हो रहा है, अभिलंब की तरफ झुक रहा है या अभिलंब से दूर हट रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, तो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो जब यानी इसका डिफिनेशन हो जाएगा, परिभाषा। जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से, यानी कोई भी हमारा किसी पारदर्शी, पहले पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये परिभाषा हो गया इसका। और परिभाषा में देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, और माध्यम ध्यान रहे कि पारदर्शी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि माध्यम कुछ भी हो जाए और उसी में हम प्रकाश को क्या करते, प्रवेश करा दे। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर गंदा जल है तो उसमें प्रकाश चला जाएगा तो एकदम इतना दूषित हो गया कि प्रकाश बाहर ही नहीं निकल रहा है, एकदम कीचड़ है, तो प्रकाश कहाँ से जाएगा? यानी ये भी ध्यान रखना है कि माध्यम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन की घटना होगी। अगर नहीं, अगर पारदर्शी है तो घटना यह नहीं होगी। अब जानेंगे कि थोड़ा सा एक चीज और हम सीख ले कि अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन परीक्षा में बहुत पूछता है, अपवर्तन और परावर्तन क्या होता है? अपवर्तन हमेशा लेंस में होगा। किस में होगा? लेंस। और परावर्तन जो होगा वो हमेशा किस में होगा? दर्पण में होगा। परावर्तन किस में होगा? दर्पण में। इसको एकदम हमेशा नोट करके रखिएगा कि जो अपवर्तन है वो किस में होगा? लेंस में,
अपवर्तन लेंस में और परावर्तन दर्पण में। परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश की किरण हमारा कोई समतल दर्पण है, तो प्रकाश किरण ऐसे आई और यहीं से क्या होगी अपने मानी फिर से अपने माध्यम में रिटर्न हो गई, तो हमारा क्या कहलाएगा अप परावर्तन। और अपवर्तन क्या कहलाएगा, यहाँ पे देखिएगा इसका हम फिगर बना रहे हैं कि यह माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। माध्यम में जब प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ठीक, तो इसको जाना चाहिए ऐसे, ठीक, ऐसे जाना चाहिए, ठीक, सीधा सीधा, लेकिन ऐसे नहीं गई, ऐसे चली गई, ऐसे और मुड़ गई, तो क्या हो गया, जा तो रही है लेकिन क्या हो रहा है, मुड़ जा रही है। चाहे या तो ऐसे चला जाए, ऐसे भी जा सकता है, वो जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते से नहीं जाएगी, वो क्या हो जाएगा अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। या तो अभिलंब से, या हमारा अभिलंब है यहाँ पर, इसके हम लंबवत एक रेखा खींच ले, ये हमारा अभिलंब है, ठीक है, तो अभिलंब से या तो हमारा क्या हो रहा है, इधर इधर चली गई या तो इधर, यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश अपने माध्यम से क्या हो रही है, अपने मार्ग से विचलित हो जाना, वही क्या कहलाएगा, अपवर्तन कहलाएगा। जब भी प्रकाश अपने माध्यम से क्या हो रही है, विचलित हो रही है, विचलित हो रही है, जैसे जा रहे हो वैसे नहीं जा रही, या तो उधर चली जा रही है या तो इधर आ रही है, मतलब अविलंब से दूर जाएगी या तो अविलंब की तरफ आएगी, तो ये हमारा क्या कहेगा, अपवर्तन कहलाएगा। परिभाषा याद हो गया होगा, उनको उम्मीद है, एक बार फिर से सुन लीजिए। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी का परिघटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए देखिएगा, अब इसे यहाँ पे ये तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपवर्तन लेंस में और परावर्तन दर्पण में। अब हम इसमें देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन में विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होते हैं। तो पहला जानेंगे विरल माध्यम। विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम। दूसरा सघन माध्यम, डेंसर। अब जो रेयर मीडियम होता है इसमें स्पीड की लाइट क्या होती है, फास्ट होती है, स्पीड की लाइट फास्ट होती है, यानी प्रकाश की जो चाल है ये क्या होगी, तेज हो जाएगी, ठीक, यानी विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम में जो स्पीड की लाइट होगी वो क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक, वो क्या होगी, फास्ट। और जो सघन माध्यम होगा उसमें प्रकाश की चाल जो होगी वो क्या होगी, धीरा होगी, स्लो होगी, क्या होगी, स्लो, यानी धीरा होगी, यानी स्लो होगी। इसमें हमारा देखिएगा कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल तेज और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, यानी स्लो होगी, प्रकाश की चाल क्या होगी, स्लो, और इसमें क्या होगा, फास्ट होगा। अब विरल माध्यम का कैसे जानेंगे कि यही विरल माध्यम, और कैसे जानेंगे कि यही सघन माध्यम है। प्रकाश की किरण जाना चाहिए से सीधे इसको, ठीक, लेकिन ये क्या हो रही है, सीधे न जाके ये थोड़ा सा क्या हो रही है, मुड़ जा रही है इससे, ठीक, और यह अभिलंब है, ठीक, ये हमारा माध्यम वायु और ये माध्यम कांच। अब देखेंगे वायु और कांच है, तो प्रकाश वायु से कांच की तरफ जा रही है, तब ये हमारा अभिलंब है। चलिए इसमें हम सबका नाम बता दे रहे पहले, ये अभिलंब और ये अभिलंब, ठीक, यह जो प्रकाश आ रही है, ठीक, दूसरे माध्यम में, यह हमारा माध्यम एक, माध्यम एक, और ये होगा माध्यम दो, ठीक, यानी माध्यम दो का मतलब कांच,
और माध्यमिक का मतलब y, ठीक। यानी इसको हम कहेंगे, इसको थोड़ा सा इधर लिख लिया जाए, y और माध्यम तो कांच, ठीक। कि हमारा अपवर्तित किरण या आपतित किरण, किरण, ठीक। इधर आई अपवर्तित किरण, ये जो किरण होगी अपवर्तित किरण, अपवर्तित, ठीक। ये अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण या अपवर्तित किरण। अब इसके बीच जो एंगल बनेगा यहां पर अभिलंब और हमारा अभिलंब, ठीक, और आपतित किरण के बीच ये हमारा होगा आई, एंगल का आई। इस एंगल जो आई होगा ये हमारा क्या होगा, इस एंगल जो होगा, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, आपतन कोण, क्या कहेंगे, आपतन कोण, ठीक। और जो यहाँ पर एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे आर, और ये जो आर होगा हमारा यह क्या होगा, अपवर्तन कोण, क्या होगा, अपवर्तन कोण, ठीक। और ये जो अभिलंब होगा आपतित किरण अपवर्तित, आपतित किरण अपवर्तित किरण, ठीक, आपतित किरण अपवर्तित किरण, अपवर्तन ये हमारा आपतन कोण, ठीक, अपवर्तन कोण, अभिलंब ये हमारा, इसको हम ओ से, ठीक, इसको एन कर ले, इसको ए, ठीक, और ए वाला एंगल जो हमारा हो जाए इसको n1 कर लीजिए, इसको n2, ठीक, और ए और ए इसको हम भर ले बी। तो जो हमारा आपतन कोण होगा ए ओ n1, ठीक, और जो अपवर्तन कोण होगा बी ओ n2। अब इसमें देखेंगे कि आपतित किरण और हमारा अपवर्तित किरण, ये तो हो गया आपका कि, अब इसमें समझेंगे कि विरल माध्यम और सघन माध्यम, विरल माध्यम में प्रकाश हमेशा क्या होगी, तेज चलेगी, और सघन माध्यम में धीमे चलेगी। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि कोई भी प्रकाश की जो चाल है किस माध्यम में तेज होगी और किस माध्यम में धीमा होगी। हम एक दूसरे के सापेक्ष ही कह सकते हैं किसके सापेक्ष क्या होगा, धीमा होगा, और इसके सापेक्ष क्या होगा, तेज होगा। चलिए देखते हैं कैसे कि हम दूसरे के सापेक्ष कहेंगे। अच्छा, एक चीज और कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस माध्यम में होती है, तो वह है निर्वात, ठीक। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और सबसे कम हीरा में होता है, यानी उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो हीरा में सबसे क्या होता है, प्रकाश का यानी कम होता है प्रकाश की चाल, क्योंकि उसका अपवर्तनांक अधिक होता है। और वो सघन माध्यम है हीरा। तो यहां पर हम देखेंगे एक चीज कि जो एक यहां पर हम देख ले, एक माध्यम यह हो गया, माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड, माध्यमिक और माध्यम दो। प्रकाश किरण ऐसे आई, ठीक, और ऐसे जाना चाहिए, ठीक, ऐसे जाना चाहिए इसको, लेकिन ये क्या हो गया, ऐसे चली गई। ये हमारा अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब, ठीक। तो ये हमारा माध्यम से अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर हट रहे। यहाँ पर हम देख रहे हैं अभिलंब की तरफ झुक जा रहे हैं, यहाँ पे दूर हट रहे। चलिए अभी हम यहाँ से समझ रहे हैं कि ये हमारा वायु है, ठीक, ये कांच, यह वायु, ठीक, समान माध्यम या वायु कर ले। यहाँ पे कांच क्या है, सघन माध्यम है। कांच हमारा क्या है, सघन माध्यम, ठीक। वायु के सापेक्ष कांच क्या है, सघन माध्यम। लेकिन यहीं पर हम कह दें कि ये वाला माध्यम हमारा हीरा का है। किसका है, हीरा। हीरा से प्रकाश किस में आ रही है, कांच में आ रही है। तो जब हीरे से कांच में आ रही है प्रकाश, तो क्या होगा, ऐसे आ रही है, तो हीरा क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। क्या हो गया, सघन।
तो फिर से क्या होगा, जाना चाहिए प्रकाश की किरण को ऐसे, लेकिन अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। तो यहां पर हमारा हीरा जो क्या होगा, ये हमारा जो माध्यम एक है हीरा, ये क्या है, सघन हो गया, और कांच क्या हो गया, विरल हो गया। कांच क्या हो गया, विरल। हम एक दूसरे के सापेक्ष ही कहेंगे कि हमारा क्या है, सघन, और ये हमारा विरल है। अब इसमें जानेंगे कि अब इसी में आगे हम देखेंगे कि जो प्रकाश है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, और सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो क्या हो रहा है, और विरल से सघन में जा रही है तो क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं, देखेंगे। पहला, यदि प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम जा रही है तो क्या होगा, और दूसरा जो है, पहले देखिए, विरल मतलब समझिए कि एक गरीब आदमी, और सघन मतलब समझिए एक अमीर आदमी। विरल आदमी के पास मतलब, विरल मतलब यही है कि उसकी जो प्रकाश की चाल है वो धीरे धीरे, थोड़ा सा मैं भी समझ लें कि डेंसिटी उसकी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन डेंसिटी पे ऐसा कुछ डिपेंड बहुत कम करता है। यानी प्रकाश की चाल विरल से सघन जो है, ठीक, विरल से सघन, विरल मतलब अमीर गरीब, ठीक, विरल मतलब गरीब, यानी इसमें थोड़ा सा फरकोर फरकोर होते हैं, ठीक है। और सघन मतलब घजीब, ठीक, सघन मतलब घजीब, यानी जब विरल है, ठीक, तो गरीब, और सघन मतलब अमीर, यानी जब प्रकाश किरण विरल से यानी गरीब से अमीर की तरफ जाएगी तो क्या होगा, ठीक, और दूसरा सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, तो पहला देखेंगे। यहां पर वायु और दूसरा कांच, देखिएगा ध्यान से, वायु और कांच, या अभिलंब, ठीक, प्रकाश किरण आपतित, ठीक, आपतित किरण, और जाना चाहिए ऐसे, ठीक, लेकिन जा नहीं रही है। अब बताइए, ये गरीब है, यह माध्यम एक कर ले, मध्यम, चलो वाई, ठीक, अब हम लिखे गरीब, आसानी होगी समझने में, और ये अमीर। अब जो गरीब है वो क्या होगा, अमीर के इलाके में जा रहा है तो क्या होगा, उसकी तरफ झुक जाएगा, ठीक, क्या होगा, झुक जाएगा। ये हमारा आई और ये हमारा आर, ठीक। तो जो आपतन यानी गरीब वैसे प्रकाश किरण अमीर की तरफ जा रही है तो क्या होगा, झुक जाएगा। ऐसे आप देखे होंगे कि कोई भी जब गरीब आदमी अमीर आदमी को देखकर उसकी तरफ क्या होता है, झुक जाता है, उसको सम्मान में, ठीक, अमीर आदमी के सम्मान में उसकी तरफ क्या होता है, झुक जाता है। अब देखिएगा, वैसे ठीक प्रकाश किरण जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। दूसरा देखिएगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ठीक, विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, चलिए इसको हम देखते हैं। यह कांच, और यह वाई। जब प्रकाश किरण कांच से क्या हो रही है, वायु में जा रही है, तो इसको जाना चाहिए एकदम सीधे सीधे, ऐसे जैसे आई है, मतलब सीधे सीधे मतलब यही है, ठीक, सीधा मतलब ऐसे नहीं, ठीक। अब यहाँ पे प्रकाश किरण ऐसे कांच से क्या हो रहा है, वायु में, लेकिन वायु में ऐसे जाना चाहिए से, लेकिन वायु है यानी गरीब है ना, ठीक, इसकी जो सघनता है कांच की सघनता से क्या है, कम है, तो कांच की जब सघनता से कम है तो क्या होगा, यह अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। यहाँ पर आई और यहाँ पर आर,
अरे ये जब प्रकाश किरण वाई से क्या हो रही है, यानी कांच से वाई में जा रही है, तो क्या होगी, विलंब से दूर हटेगी। इससे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आप समझ सकते हैं, सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगी, दूर हटेगी, दूर हटेगी, दूर हटेगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा से ट्रिक है कि जब गरीब आदमी यानी विरल जब सघन यानी अमीर आदमी के पास जाता है तो उसकी तरफ क्या होता है, झुक जाता है। और जब अमीर आदमी, ठीक, अमीर व्यक्ति और ये हमारा गरीब, ठीक, ये क्या होता है, जब उसकी तरफ जाता है तो उससे दूर हटता है। उससे क्या होता है, दूर हटता है। तो एक बार फिर से ध्यान सुनिएगा कि जब प्रकाश किरण, यहां से देखिए, जब प्रकाश किरण यानी जब प्रकाश किरण यानी हमारा कौन सा माध्यम है, चलिए पहले आप देखिएगा कौन सा माध्यम है, वायु जो है वो विरल माध्यम है। वायु कौन सा है, विरल, ठीक। और ये जो कांच है वो सघन, कांच क्या है, सघन है। और यहाँ पे हमारा कांच क्या है, सघन, ठीक, और वायु विरल, क्योंकि वायु के सापेक्ष क्या है, यह विरल और सघन। तो जब वो प्रकाश किरण यानी विरल से सघन में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो विलंब की ओर झुक जाएगी। यानी जब कोई व्यक्ति गरीब आदमी, यानी जब कोई गरीब आदमी अमीर आदमी के इलाके में जाएगा तो क्या होगा, उसकी तरफ झुक जाएगा। और इसमें देखिएगा, जब अमीर आदमी यानी सघन माध्यम, यानी जब अमीर आदमी गरीब आदमी के इलाके में जाएगा तो विलंब से क्या होगा, हमारा विलंब से दूर हटेगा। जब कोई अमीर गरीब की तरफ जाएगा यानी गरीब के इलाके में जाएगा तो क्या होगा, गरीब आदमी से क्या होगा, दूर हटेगा। ठीक वैसे प्रकाश भी करती है कि अगर तुम क्या हो, गरीब हो तो गरीब से होकर जा रही है तो अमीर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है यानी इसकी तरफ झुक रही है। और जब अमीर आदमी, ठीक, गरीब की तरफ जा रहा है तो उसके से क्या होगा, गरीब से वो दूर हटेगा। चलिए बहुत आसानी से हमको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो अब हम देखेंगे इसके आगे इसका नियम क्या है। अब हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन के नियम, यानी प्रकाश के जो अपवर्तन है उनके अपवर्तन का नियम क्या है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब क्या होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे। यहाँ पे कांच का स्लैब है, इस माध्यम से आप देखेंगे कि हमारा आपतित किरण और ये आपका अपवर्तित किरण, ठीक, और आपतन बिंदु जो O है या O या आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब क्या होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे। चलिए अगर उसमें नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा आपतित किरण, ठीक, ये आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण और ये हमारा अपवर्तित किरण। ये कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण, ठीक। और आपतन बिंदु, ये हमारा आपतन बिंदु पर यह अभिलंब, ठीक, यह अभिलंब पर खींचा गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। ये हमारा क्या पहला नियम है। दूसरा नियम है कि इन्हीं दो माध्यमों, ये हमारा पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम, जैसे हमारा वायु और एक कांच, जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे कि अभिलंब की ओर क्या हो रहा है, झुक रहा है। कि इन्हीं दो माध्यम तथा एक ही रंग के लिए, एक ही रंग का मतलब ये है कि लाल लाल हो, प्रकाश किरण जैसे प्रकाश का जो रंग होता है ना, कभी लाल हो जाता है, कभी हरा रहता है। आपने अलग अलग एक बड़ी प्रकाश का स्रोत आपने देखा, तो केवल कर एक रंग के लिए, तो किन्हीं दो माध्यम तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए यही परिभाषा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होगा, नियतांक होगा। स्नेल का नियम कहलाता है। बस इतना ही आप ध्यान रखिए। वो तो कुछ शर्तें हैं उसको भी ध्यान रखेंगे, लेकिन इतना ही ध्यान रखें, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, उसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। अब देखेंगे कि आपतन कोण क्या है। यहाँ पे आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R, इन दोनों कोण की जो ज्या होगा वो क्या होगा, नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। बहुत आसान है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। अब इसे देखेंगे कि आपतन को यानी आपतित किरण आ रही इधर और इसको ऐसे जाना चाहिए और ऐसे जा रही है, यानी अभिलंब की ओर क्या हो गए, झुक गए।
लेकिन फिर से आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कांच है, ठीक, कांच से हमारा प्रकाश की किरण जो आ रही है यहाँ पर, ठीक, तो ये क्या हो रही है, फिर से यहाँ पे हमारा सघन माध्यम और यहाँ पे क्या हो रहा है, विरल माध्यम। तो जब विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर का अभिलंब से दूर हट रही, इसको जाना चाहिए ऐसे, ठीक, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर हट रही, फिर हमारा क्या हो जाएगा, यानी अपवर्तन, ये हमारा बनेगा अपवर्तन कोण, यानी जाएगा तो अपवर्तित किरण, ये हमारी किरण अपवर्तित किरण होगी और बनने वाला कोण अपवर्तन कोण होगा। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह हमारा कोण बन रहा है, ठीक, तो इससे हम पहले इतना में देख लेंगे तो हो जाएगा आपतन कोण, ठीक, और अपवर्तन कोण की जया जो होगी उससे क्या कहलाएंगे हम, दूसरा विषय नियतांक होता है, उससे स्नेल का नियम करते हैं। आप देखिएगा साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू, यही क्या है, अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, इससे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल जो है वो वैज्ञानिक है, उन्होंने इस नियम के बारे में बताया, इसीलिए उनके नाम पर इसका हम क्या कर दिया, रख दिया। अब इसमें क्या होता है ना कि अपवाद जो प्रावर्तन है, अपवर्तन नहीं प्रावर्तन, जो प्रावर्तन होता है उसमें क्या होता है कि आई और आर दोनों क्या होते, इक्वल होते हैं, जितना अगर 30 है तो 30, 60 है तो 60, जो भी होगा तो उसमें बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर आई और आर का मान साइन आई, ठीक, और साइन आर का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट, यानी कोई जरूरी नहीं कि एक ही 60 है तो 60 नहीं, एक कुछ और हो सकता है और इसका मान कुछ और हो सकता है। जो इसे ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। और जो यन है साइन आई अपन साइन आर, इसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। यन से भी अपवर्तनांक और म्यू से, यन या म्यू, यन या यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा म्यू, कई कई बुकों में आपको म्यू भी मिल जाएगा और कई बुकों में यन, यानी अपवर्तनांक को हम यन से भी प्रदर्शित करते हैं और म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। अब इसमें हम देखेंगे अपवर्तनांक, यानी जो अपवर्तनांक होता है उसे यन से या म्यू से डिनोट करते हैं, जो भी आपके बताए थे। तो अपवर्तनांक स्नेल के जो नियम है उसी के द्वारा आता है, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू यन। जो यन है यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक है। इसे न्यू यानी यन से भी या म्यू से भी डिनोट करते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यानी इसका कोई भी यूनिट, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक, कोई भी यूनिट नहीं होता है। अब इसमें देखेंगे कि जो अपवर्तनांक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सापेक्ष अपवर्तनांक और एक निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, पहला देखिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण निर्वात से, इससे जब प्रकाश किरण निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में जाए, किसी दूसरे माध्यम, निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में जाए, माध्यम में, निर्वात के साथ साथ कभी कभी वायु भी हो जाता है, लेकिन वायु और निर्वात में अंतर है, तो हमारा क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसी दूसरे माध्यम में आप लोगों का, ठीक। अब देखिएगा जैसे यह हमारा वायु है, निर्वात हम समझे, निर्वात, ठीक, और ये हमारा क्या है, कांच है। तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि जब प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ठीक, तो अभिलंब और एक आ जाएगी, झुक जाएगी, ठीक।
तो प्रकाश किरण हमारा क्या हो रहा है, विलंब की ओर झुक रहा है। तो हम देखेंगे निर्वात से, हमने समझे कि निर्वात से क्या हो रहा है, कांच में जा रही प्रकाश किरण, तो हमारा क्या कहलाएगा, निरपेक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निरपेक्ष कहलाएगा। इसमें हमें लिखेंगे हमारा आई यहाँ पर और आर यहाँ पर, ये हमारा आई कोण है और यहाँ पे आर, ठीक। यहाँ पे हमारा आपतन कोण और ये हमारा अपवर्तन कोण, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू या, तो हमारा क्या कहलाएगा, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी जो हमारा यन होगा ये क्या कहलाएगा, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, अभी सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखिएगा जो सापेक्ष अपवर्तनांक है, यानी जो प्रकाश किरण, यानी जैसे हमारा कांच है और यहाँ पर हो जाए ऐसे, देखिएगा एक निर्वात से न, जैसे आप हम देखेंगे सापेक्ष में क्या हो जाएगा कि निर्वात की जगह क्या हो, कोई और अन्य माध्यम हो, निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम से प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम में जाए। ठीक, यानी सापेक्ष अपवर्तनांक में निर्वात के अलावा, निर्वात यहाँ पे हमारा निरपेक्ष हुआ, और जब निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम से प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम में जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। देखिएगा यहाँ पे ये हमारा हो गया जल, ठीक, और ये हो गया कांच। तो अभिलंब यह आई और यह आर, ठीक। और यहाँ पे हमारा देखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू, जो यहाँ पे होगा ये होगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जो हमारा यह होगा, यह होगा जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष अपवर्तनांक है, तो जल के सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो इस जो अपवर्तनांक है यहाँ पर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे आई, यहाँ पर देखिएगा जल है तो जल को हम यहाँ पर लिख लेंगे वाटर W, और जो कांच है यानी हमारा वाटर, ठीक, और जो कांच है इसको ग्लास, ठीक, इसको हम लिख लेंगे G। तो हमारा हो जाएगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये हमारा हो जाएगा वायु के सापेक्ष यानी निर्वात के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होगा उसी को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है इसी को हम क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। और ये तो हमारा क्या होगा, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक जिससे प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है उसको पहले W या G, यानी जल के यानी वाटर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। चलिए इसी पे एक हम क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो फिगर है, इस फिगर में हमारा क्या है कि द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है कि द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। अब इसे हम देखेंगे क्या, तो अभी आपको बताया कि निर्वात हो या वायु हो तो उसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष द्रव का। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हमारा एयर हो गया, ठीक, एयर, और ये हमारा हो जाएगा लिक्विड लिख लीजिए, चाहे वाटर लिख लीजिए, पानी, ठीक। चलिए द्रव ही रख देते, ठीक।
ड्रॉ एनी। अब हमारा क्या हो जाएगा, तो जब हम इसको लिखेंगे वायु के सापेक्ष ए एन डब्ल्यू, ए एन डब्ल्यू, यानी वायु के सापेक्ष जो हमारा द्रव यानी पानी होगा, ठीक, उसका अपवर्तनांक यहाँ पर होगा, तो हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि हम देखें 135 डिग्री, तो यहाँ पे एक अभिलंब अगर हम खींच दे, ठीक, और इसको हम ऐसे खींचिए, तो आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहाँ के बीच की जो हमारा एंगल है, ठीक, यह 135 डिग्री है। तो इसके इसके और इसके बीच यानी यहां पर यहाँ के बीच की जो डिग्री होगी, अगर हम इसको माने एन, ठीक, ए बी, ठीक, इसको मान ले पी क्यू मान लीजिए, ठीक, इसको ओ कर लीजिए, ये हमारा जो है ओ, ठीक। तो यहां से लेकर इसको अभी मिटाइए, ठीक, यहां से लेकर ये जो हमारा एंगल बना है पूरा, वो कितना है 135 डिग्री है। तो एन ओ क्यू की जो एंगल होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक, क्योंकि अभिलंब हमने खींचा है ना, तो सीधा सीधा क्या होगा, वो 90 यानी केवल 90 डिग्री होगा। या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि तब हमारा ए ओ एन का एंगल कितना होगा, तो 135 यानी आई इक्वल टू, ठीक, आई इक्वल टू का होगा जो हमारा आई एंगल है यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, आर एंगल होगा। क्या, कौन सा एंगल होगा, आर। तो यहाँ से हमारा 135 माइनस 90 डिग्री, हमारा पूरा एंगल 135 है और बीच वाला हमारा है, तो यह जो हमारा है ये 90 डिग्री है, इसमें घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 45 डिग्री, और आर कितना होगा, तो 120 यानी 120 में से 90 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 30 डिग्री। ठीक, देखिए कितना आसान है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन आई है, ठीक, तो साइन आई कितना है, यानी 45 साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री इक्वल टू, अब देखिए साइन 45 यानी 45 अंश का मान क्या होगा, 1/√2 होता है, 1/√2, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होता है, यानी हम देखेंगे 1/√2, ठीक, और मल्टीप्लाई 2/1, तो हमारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो √2, तो बच जाएगा √2, यानी √2 का मान होता है 1.414, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी जो द्रव का अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, 1.414 होगा। और देखेंगे ऐसे ही अगर दूसरा क्वेश्चन दिया हो, अगर ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दिया हो, अगर यह हमारा जो मीडियम है उसको कोई बहुत यहाँ पे वो नहीं है, बस आप ध्यान रखिए कि हमारा एंगल कितना पूछा है। जैसे अगर ये एंगल हो जाए ऐसे, ठीक, अब यही एंगल हमको दे दे 120 अंश, ठीक, और फिर यहाँ पर जो एंगल है उसको भी दे दे 120, ठीक। अब क्या होगा, तब हमारा क्या होगा, तब बताइए, हमारा कोई भी, अब यहाँ पे माध्यम दे दे एक, माध्यम फर्स्ट और ये हमारा माध्यम सेकेंड, अब क्या होगा, तब हमारे इसका माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष माध्यम सेकेंड का अपवर्तनांक क्या होगा, 1n2, ठीक, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक क्या होगा, तो साइन आई, ठीक, जो साइन आई का मान
अब यहाँ पे भी हमको निकालना आई में से यहाँ पर जब हम अभिलंब इसको से खींचेंगे एक, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आई और ये हमारा होगा आर। तो यह वाला जो एंगल बनेगा यहाँ से ये 90 डिग्री होगा और ये वाला जो एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 90 घटा देंगे, इसको मिटा दें। तो आई इक्वल टू हमारा क्या होगा, अब देख पा रहे होंगे कि 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी 30 डिग्री, और आर की जो वैल्यू है तो हमारा 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से भी तो हमारा ये एंगल बन रहा है, तो यहाँ से अगर हम इसको हटा यानी सब्ट्रैक्ट कर दें 120 डिग्री में, तो हमारा आर है, ठीक। तो कितना 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री अपन साइन 30 डिग्री, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 1, तो हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, इसकी 1 होगी, ठीक। अब हम देखेंगे, ये तो हम डिग्री अगर हमको मालूम है तो हम निकाल सकते हैं। अब हम अगर क्या प्रकाश की चाल दिया हो तो हम क्या उसका निकाल सकते हैं कि क्या उसका अपवर्तनांक होगा। चलिए देखते हैं आगे। एक चीज और कि आपको कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो हमारा साइन आई इक्वल टू 0 और साइन आर इक्वल टू 0, क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, ये पॉसिबल है जब प्रकाश की जो किरण है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसे प्रकाश किरण जब क्या है, परपेंडिकुलर लंबवत हो, प्रकाश की किरण क्या हो, लंबवत है, तो क्या होगा, तो साइन आई भी 0 होगा और आर भी हमारा क्या होगा 0 होगा, क्योंकि हमारा कोई एंगल नहीं बनेगा। साइन आई इक्वल टू 0 और साइन आर इक्वल टू कब 0 होगा, जब प्रकाश की किरण लंबवत हो। जब प्रकाश की किरण क्या हो, लंबवत हो, तो अब उस समय हमारा क्या होगा कि साइन आई और साइन आर का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो फिर से वही साइन आई और साइन आर का मान 0 कब होगा, जब प्रकाश की किरण क्या हो, लंबवत हो, तो साइन आई का भी मान 0 होगा और साइन आर का भी मान क्या होगा, 0 होगा। यह दोनों के लिए, अपवर्तन के लिए भी और परावर्तन के लिए भी, कि अपवर्तन में यही होगा कि जैसे अगर ये तो अपवर्तन हुआ इसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जब अगर परावर्तन है तो हम डिग्री से जाते हैं तभी हमारा साइन आई और साइन आर का मान क्या होगा, इक्वल होते हैं। लेकिन अगर यही प्रकाश किरण क्या हो, परपेंडिकुलर लंबवत है एकदम सीधा, तो ऐसे आएगा तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, चला भी जाएगा। तो उस समय हमारा क्या होगा कि आई और आर का मान क्या होगा, दोनों का 0 होगा। कब, जब प्रकाश किरण लंबवत हो। अपवर्तन में भी, अपवर्तन और परावर्तन, अपवर्तन और परावर्तन में प्रकाश किरण क्या होगी, लंबवत होगी, तो साइन आई और साइन आर का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो देखेंगे अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, कि जब आई और आर का मान न दिया, कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आई और आर का मान नहीं दिया जाता है, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान जब नहीं दिया जाता है, तो उस समय हम क्या करते हैं कि क्या दिया होगा, तब प्रकाश की चाल दिया होगा, ठीक। तो प्रकाश की चाल किस माध्यम में कितना होता है, अलग अलग होता है। तो उसके लिए हम संबंध बताएंगे कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। परिभाषा याद कर लीजिएगा और समझ में भी आएगा कि क्या होता है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा वही एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। यानी जो हमारा इसका अपवर्तनांक होगा वही इसके प्रकाश की चाल का अगर अनुपात निकाल दे तो उसी का क्या होगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। तो जैसे कह रहे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, तो एन डब्ल्यू इक्वल टू वायु प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल। तो देखिए कि इसका अपवर्तनांक क्या होगा, कि अगर कहते कि वायु में प्रकाश की चाल
वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और जल में प्रकाश की चाल दिया है 2.25 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा? ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड हो जाएगा, तब हो जाएगा 3/2.25। ये हमारा क्या हो जाएगा? जल के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा जल का अपवर्तनांक ठीक, जल का अपवर्तनांक इक्वल टू, देखेंगे कि किस वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 है, तो वायु में प्रकाश की चाल आपको मालूम ही है कि हम जिसका जल का अपवर्तनांक निकालेंगे तो जल यहां पर होना चाहिए, जल में प्रकाश की चाल। ठीक ना, जल में प्रकाश की चाल। ठीक, ये होना चाहिए। और वायु में प्रकाश की चाल ऊपर है, वायु की प्रकाश की चाल से हमारा क्या हो रहा है? जल में आ रहा है वायु में प्रकाश की चाल। ठीक, यह हो जाएगा। अब वायु में जल का अपवर्तनांक क्या दिया है? जल का अपवर्तनांक 4/3, तो 4/3 लिख लेंगे। वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है? 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। और जल में प्रकाश की चाल निकालना है, जल में प्रकाश की चाल। ठीक, अब देखिए, तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा जल में प्रकाश की चाल इक्वल टू, इधर आएगा। ठीक, तो हमारा आएगा इधर से क्या हो जाएगा? तीन गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो फिर से ये डायरेक्ट कीजिए, इसको हम उधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 3/4। ठीक, ये हो जाएगा 3 3 के 9, 9/4 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 दूना 8, बच जाएगा हमारा 10, यानी एक बचेगा, 10 लग जाए तो 10 हो जाएगा। और फिर हमारा चला जाएगा 4 दूना 8, यानी फिर से 2 बच जाएगा तो 4 बचे 20, 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे जल में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? 2.25 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ठीक, बहुत सिंपल सा है कि प्रकाश की चाल हमारा दिया है, वायु में जल का अपवर्तनांक दिया है, तो वह जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करना था। वैसे करके वायु में प्रकाश की, यानी जिसका अपवर्तनांक दिया रहता है, जिसका हमारा अपवर्तनांक निकालना है दिया है, ठीक, वह एकदम क्या रहेगा? नीचे, यानी प्रकाश ऊपर से क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है, तो मतलब वायु पहले वायु में प्रवेश कर रहा है, फिर हमारा क्या आ रहा है? जल में आ रहा है प्रकाश। तो फिर हम रख के जल का अपवर्तनांक 4/3, वायु में प्रकाश की चाल। ठीक, और जल में प्रकाश, जल के हमने इधर किया। ठीक, और 4/3, तो 3 हमारा इधर 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर, इधर हमारा 4/3 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो 3 से 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 9 हो जाएगा। 3/9/4 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड इंटू, जब डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2.25 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यह क्वेश्चन देखेंगे कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। देखिए कांच का
वायु के सापेक्ष ए एन जी इक्वल टू ए एयर जो हमारा ग्लास है जी, तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका है? तो कांच का। तो कितना है? 1.5। तो ज्ञात क्या करना है? वायु का कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक, तो हमको ज्ञात करना है जी एन ए इक्वल टू 1/, अब देखिएगा हमको ज्ञात करना है जी एन ए, यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका ज्ञात करना है? तो वायु का ज्ञात करना है। तो जी एन ए इक्वल टू, अब देखिएगा जब दोनों एक ही जैसा होता है तो उस दोनों का अगर हम डिवाइड करें तो क्या होगा? एक होगा। तो जी एन ए इक्वल टू 1/a एन जी। ठीक, तो अब इसका क्या हो जाएगा? एक ए एन जी का मान क्या है? 1.5। तो 1.5 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक 0.67 हो जाएगा, ये हमारा इसका अपवर्तनांक हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ए एन डब्ल्यू, वायु के सापेक्ष कांच का अब जल का अपवर्तनांक कितना है? 4/3 है। दूसरा है तथा कांच, जल तथा कांच, तो जल हो गया, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ए एन और जी यानी जल, तो क्या हो जाएगा? 3/2। तो हमारा क्या हो जाएगा? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो जाए। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। जल के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है डब्ल्यू एन जी इक्वल टू क्या होगा? ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा कांच के, देखिए वायु के सापेक्ष वही हमारा जल का अपवर्तनांक, ये हमारा क्या हो गया? कांच का अपवर्तनांक, ये जल का अपवर्तनांक और यह कांच का अपवर्तनांक, और ये क्या हो गया? वायु के साथ यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो डब्ल्यू एन जी इक्वल टू, तो पहले डब्ल्यू है तो ए एन डब्ल्यू यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और फिर जल के सापेक्ष कांच ए एन जी मान रख लेंगे दोनों का, तो हो जाएगा हमारा 4/3 बटा 3/2। तो आपको मालूम है कि 4/3, तो जब इसको उल्टा कर लेंगे तो हो जाएगा 2/3। तो 4 दूना 8 और 3 त्रिके 9। ठीक, तो ये हमारा हो गया कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो गया। तो हो गया आपका कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो गया। ठीक, तो फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो यानी लेंस क्या होते हैं और लेंस में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वह कैसे बनता है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि नेक्स्ट में जो हमारी 6 स्थितियां होती हैं वो कैसे होगा और लेंस कितने प्रकार के होते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।